This is civics chapter number first, and this is our first lesson, the need for laws and constitution. In this chapter we will study about कि laws की ज़रूरत क्या होती है. आप सब लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि on 15th August 1947 India got freedom, whereas Indian constitution came into existence on 26 January 1950. तो ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स किया गया था, उसमें डिफरेंस क्या था, और जो हमें 15 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंस मिली थी उसमें डिफरेंस क्या था. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे इस टॉपिक में कि एक सोसाइटी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए लॉज की आवश्यकता क्यों होती है, वाई डू वी नीड लॉज, और इन जनरल वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली हम अभी यहाँ आगे बहुत से टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट अभी बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है. एक कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन. फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसको आप लॉस में देख सकते हैं. नाउ कम फॉरवर्ड. वाई डू वी नीड लॉज. अभी हमें लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके कुछ रीजंस हम देख सकते हैं. फर्स्ट इज टू प्रिवेंट एंटी सोशल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. एंटी सोशल मीन्स कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि समाज के खिलाफ हो, उसको रोकने के लिए. एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, और किसी ऐसे बिहेवियर को रोकने के लिए जो है आपको लॉज की ज़रूरत पड़ती है. अब इसको पहले पॉइंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या एक एंटी सोशल एलिमेंट, सपोज दैट कोई एक पर्सन है जो कि रात में जो है उठ के खूब तेज़ चिल्लाता है, रोज़ बहुत शोर करता है, या लोगों को जाके डिस्टर्ब करता है, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाता है, नॉक करता है. सो वुड यू एक्सेप्ट दिस? यू वुड नॉट एक्सेप्ट दिस. सो इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस, तो आप किसकी हेल्प लोगे? आप अथॉरिटीज़ की हेल्प लोगे. ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट विल बी टू रेगुलेट कॉमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन. कि रेगुलेट मतलब होता है जितने भी, सेकंड पॉइंट में कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं, चाहे लेन देन का हो, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सबको एक रेगुलेशन देना, उनको सबको एक रूल्स एंड रेगुलेशन में ले आना. ठीक है. उसके लिए भी लॉस की ज़रूरत पड़ती है. आप जस्ट इमेजिन करो, सपोज दैट कि आप एक शॉपकीपर हो. ठीक है. कोई एक पर्सन आपकी शॉप पे आता है, वो 1 लाख रुपए का गुड्स को परचेज करके आपकी दुकान से ले जाता है. फिर वो आपको पैसा ही नहीं देता, या वो आपसे प्रॉमिस करके जाता है कि हम पैसा दे देंगे, बट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो आपको पैसा ही नहीं देता. तब आप क्या करोगे? अगर इसके लिए लॉस नहीं होगे तो फिर आपका एक ट्रांजैक्शन में 1 लाख का लॉस हो जाएगा. फिर इसी तरह से जो भी आएगा, धीरे धीरे कोई ना कोई आपका गुड्स परचेज करेगा, और धीरे धीरे आप जो है लॉस में चले जाएंगे. तो इन सबको भी बचाने के लिए आपको एक इसकी लॉस की ज़रूरत पड़ती है. फिर थर्ड, टू आइडेंटिफाई हु शुड राइटफुली ओन प्रॉपर्टी. इसके लिए भी लॉस की ज़रूरत पड़ती है कि किसी एक प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है. फॉर एग्जांपल, आपके सपोज दैट आपके पड़ोस में कोई प्रॉपर्टी है. ठीक है. और कोई दूसरा पर्सन आके कब्जा कर लेता है, और आपको जब कब्जा करता है और आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी किसी और की है, तो क्या करेगा वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी का कब्जा किया है? वो कहाँ जाएगा? वो जो है अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, और अथॉरिटी क्या करेंगी? उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने में हेल्प करेंगी. अगर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई भी फिर किसी आदमी को उसके घर से, उसकी शॉप से, उससे खेत से निकाल के बाहर कर देगा. इसके लिए अब हमें लॉस की ज़रूरत पड़ती है. फोर क्या है? टू रेगुलेट फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप. बहुत सारे फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे आप तलाक वगैरह के केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है. ठीक है. या और भी बहुत सारे बिजनेसेस का जो बंटवारा होता है फैमिली मेम्बर्स में आफ्टर दी ओनर, तो उसके भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स को जो है डिटरमाइन करने के लिए लॉस की ज़रूरत पड़ती है. लास्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड मीन्स फॉर सिटीजन्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विथ अदर सिटीजन्स. मीन्स होता है आप कह सकते हो यू सेटअप, या आप क्या करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू प्रोवाइड सेटअप टू द सिटीजन. सपोज दैट कि आपको कोई ना कोई एक
लीगल बॉडी सिटीजन्स को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? बिकॉज इफ़ यू डोंट गिव द ए लीगल बॉडी टू द सिटीजन्स, तो किसी भी बात पे अगर कोई भी प्रॉब्लम राइज होगी तो सब लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोई किसी को मारेगा, कोई पीटेगा, किसी की हत्या करेगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्राइम हमेशा होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको लॉज की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट कि आपके रास्ते में अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी ने आपको मान लीजिए कोई मार पीट दिया, ठीक है, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गई, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या इशू होगा? आप जाओगे पुलिस के पास, फिर पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ेगी और फिर जो है जो भी केस वगैरह चलेगा। बट अगर आप दोनों लोग आपस में जो है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, पहले सपोज दैट उसने आपको मार दिया, नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिला, आपने मार दिया, फिर वो कुछ और करेगा, फिर कुछ, ऐसे तो पूरा सिस्टम चलता जाएगा। इन सबको रिजॉल्व करने के लिए आपको जो है लॉज की ज़रूरत पड़ती है। ये पांचों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। नाउ वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हम यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरीड आउट। कैरीड आउट का मतलब होगा डन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कलेक्शन होता है रूल्स का, नियमों का एक कलेक्शन होता है जो ये हमें बताते हैं कि कोई एक कंट्री कैसे रन करेगी, उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा एक वर्ड स्टेट दिया है। स्टेट वर्ड से आप उत्तर प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश को मत ऐड करिए। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से है। तो क्योंकि आपको जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है किस पे अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया। दैट्स वाई हियर स्टेट मीन्स द ए पर्टिकुलर कंट्री। तो एक कंट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको फॉलो करता है या जिसको फॉलो करके पूरा सरकारी काम चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, आफ्टर दिस ये आगे क्या है? इट इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइंस को आप कह सकते हो कि टेल्स द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सिर्फ यही नहीं बताता कि सरकार के राइट्स क्या हैं, सो गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार है, ये भी बताता है कि एक सिटीजन जैसे आप एज एन इंडियन हो तो इंडियन के राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या अधिकार हैं, और आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। आपको राइट्स तो मिलते हैं, राइट्स जैसे हो गया आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको राइट्स नहीं मिले हैं, आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, जो भी अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स मीन्स यू कैन से शोज द आइडियल्स of a country as the constitution reflects that India is a democratic country। पहले पॉइंट में का मतलब है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बताता है कि इस एक पर्टिकुलर कंट्री को जो किन बेसिस पे उसको सेटअप किया गया। जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया एक क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सारे धर्म के लोगों को सबको अधिकार है। और यहाँ पे क्या है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कि ऐसा ही पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है और वहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम की मुस्लिम जो नहीं वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बट इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे किसी भी धर्म जाति मजहब का पर्सन प्रधानमंत्री बन सकता है। सेकंड पॉइंट इज इट इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एज इट डिफाइंस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। देखो बेटा, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वोट देने का सिस्टम बहुत सारे देशों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है, इंडिया में लोकसभा राज्यसभा का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जिसमें जो है थोड़ा सा जो वोट देने का पैटर्न तो ठीक है सिमिलर हो सकता है, लेकिन जिसमें प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, राष्ट्रपति पावरफुल होता है, या कौन पावरफुल होता है, किसको क्या अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहता है। थर्ड पॉइंट इज
कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम मतलब होता है मेक, एम्पावर्स मीन्स होगा गिव पावर, द लॉज ऑफ गवर्नेंस एज विदाउट द लॉज द एनार्ची प्रिवेल्स एंड दस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द कंट्री। कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ये ताकत देता है कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लॉज को बना सकते हैं और जो है उसको फॉलो करवा सकते हैं। अगर लॉज नहीं होंगे तो क्या इश्यूज होंगे, तो ये इशू होगा कि हम लोग जो है कहीं पे भी पूरी कंट्री में क्या होगा, एक एनआरची होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता क्या है इसको भी देख सकते हैं। इट इनलाइटन्स द पीपल अबाउट दियर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड क्रिएट्स ए इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, इनलाइटन मीन्स होगा बेटा टेल्स, ठीक है, कि लोगों को उनके अधिकारों उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है और लोगों को एक आज़ादी का वातावरण देता है कि लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कुछ भी मीन्स रिलेटेड टू, वो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, इंडिया में कहीं भी घूम टहल सकते हैं, ठीक है, कोई भी इस पर आप जो है प्रतिबंध, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। द सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। सेम पॉइंट एज वी हैव सीन कि स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमें इसमें बहुत सी चीज़ें पता चलती है। जैसे इसके पावर्स क्या हैं, फंक्शंस एंड वेरियस ऑर्गन्स। वेरियस ऑर्गन में आप कह सकते हो जैसे इंडिया के रेफरेंस में क्या है कि वी हैव गॉट लोकसभा, राज्यसभा, इन स्टेट वी हैव गॉट विधान, एमएलसी एंड एमएलएस मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देन वी हैव इन इंडिया वी हैव प्रेसिडेंट, इन स्टेट वी हैव गवर्नर्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। वी जस्ट सी ऑल दीज थिंग्स. The third point, it embodies the vision of the founding fathers and embeds the faith of the people. ये जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उनके क्या विज़न थे, इंडिया को कैसी कंट्री बनानी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर लास्ट टॉपिक है इट इंस्ट्राइंस नेशनल गोल्स एंड स्ट्राइव्स टू अचीव इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। ये क्या करता है कि जितने भी हमारे नेशनल गोल्स हैं, नेशनल गोल्स मीन्स जो हमारा एम है, जैसे एम कैसे होगा हमारा कि इंडिया में कोई गरीब ना रहे, सब लोगों के पास फॉर द एवरीबडी हैज़ अ गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, नोबडी इज़ ऑप्रेस्ड, किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो, सबको सारी बराबरी हो। ये सारे जो सिस्टम है इसके बारे में हमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता। ओके, अभी वी कम टू द लास्ट स्लाइड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसकी मेन की मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, फीचर्स मीन्स क्वालिटीज। The main quality of the Indian constitution is that parliamentary form of government. Okay, India has a parliamentary form of government both in central and in the state. India में क्या है कि जो central government है वहाँ पे parliamentary form है। parliamentary form is after 5 years आप election कराते हो लोकसभा के लिए और 6 years के बाद में जो है राज्यसभा के लिए election होता है, जिसमें 1/3 ऑफ राज्यसभा में स्पेशली क्या होता है बेटा, सारे मेंबर्स एक साथ में रिटायर नहीं होते, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी आफ्टर 2 ईयर और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इंडिया में, द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। की इंडिया में आप लोग को पता होगा कि हु इज द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल इज जो आप लोग देखते हो दैट इज in the current situation is Narendra Modi, but the power of president is very less. जो president की power होती है वो काफ़ी कम होती है, but according to the Indian constitution the head of the state is president। की जो भी prime minister work करते हैं वो सब इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ही क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के नाम से ही सारी जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग होती है। ठीक है, जैसे ये इसमें दिया है लाइक द किंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है, जैसे इंडिया में जो सिचुएशन इसकी प्रेसिडेंट की है वैसी ही सिचुएशन इंग्लैंड में क्या है, किंग की है कि राजा के नाम से वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे शासन होता है, बट उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते। ठीक है, द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि इंडिया में जो मेन हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका वो लीडर होता है। द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा। ठीक है, कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट क्या होती है, जो टॉप मोस्ट कुछ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, और वो जो भी वर्किंग करते हैं
वो सारी चीज़ों के लिए वो जो है मिनिस्टर लोकसभा के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, थैंक यू।